फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, तो बात करते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल का आपका 5 लेक्चर पूरा कंप्लीट करा दिया था मैंने। तो आज आपका आर्टिकल का लेक्चर नंबर 6 चलने वाला है। ठीक है, इसके आज जो आपका लेक्चर आपका 6 वाला चलेगा, इसमें आपके जो नीति निर्देशक तत्व की हम बात कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका 7वां लेक्चर आएगा, उसमें आपका इसका पूरा निचोड़ आएगा। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपकी ये DPSP ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद यानी कि जो आपका स्टेट पॉलिसी ये जब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आपका जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला लेक्चर आएगा आर्टिकल को लेके, मतलब इसी टॉपिक का DPSP का। तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपका स्टेप बाय स्टेप है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, उसे मैं बता दूंगी। उसके बाद हम अगला आएगा, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अब अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा आर्टिकल को लेके, यानी कि लेक्चर नंबर 7 के बाद जो लेक्चर आपका 8 वाला आएगा, उसमें मैं अब प्रेसिडेंट का लेके आऊँगी आर्टिकल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, तब ऐसे ऐसे हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल। तो आपका चल रहा था उदारवादी सिद्धांत। ये क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आपके 3 वर्गों में विभाजित थे। तो मैंने आपको बताया था समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो तीसरा चल रहा था उदारवादी। तो इसमें से कुछ मैंने पढ़ा दिया था। तो आर्टिकल कुछ बाकी रह गए थे, जैसे कि 49 बाकी रह गया था और 50 बाकी था, और उसके बाद 51। ठीक है, तो आपके जो 36 लेके 51 आर्टिकल है, वो आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़े नहीं, हम तो एम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग हम लोग चले। लेकिन अब आपका सिर्फ और सिर्फ जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आएगा, ताकि आप उसे आसानी से याद कर रख सको। उसके बाद में जो हम इस अकॉर्डिंग से पढ़ाए हैं, तो इसे आप नोट्स बना के याद रख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से मैंने बताया जैसे आप नोट्स में कोई भी चीज़ नोट करते हो। तो ये नोट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ें, यानी जो बुक थी। उसके बाद में अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे शॉर्ट में, तो उसे आप लोग हमेशा मतलब चाहे उस टाइप से नोट्स में लिखना या फिर ऐसे लिखना, लेकिन मुझे लगता है बेटर तो वही रहेगा, क्योंकि मैं उसे स्टेप बाय स्टेप रहेगा और सीमित बहुत छोटा में लेके आऊँगी, ताकि आप उसे आसानी से याद रख सको। हाँ फ्रेंड्स, तो देखिए अब उदारवादी सिद्धांत, ये आपका तीसरा सिद्धांत चल रहा था, तीसरा वाला। और मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका लेक्चर है, ये जो लेक्चर पढ़ रहे हो आप, ये लेक्चर नंबर 5 हो गया था, ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, तो भूलना मत इसको। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल नंबर 49। तो 49 में क्या प्रावधान है उसे देखते हैं। उसके बाद 50 देखेंगे और 51 देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। इससे पहले जो लेक्चर आपका 5 वाला था, उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग को पढ़ने को मिली थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि जो नशीले पदार्थ हैं, उस पर स्टेट को उसको बंद करना चाहिए, फिर भी वो अभी तक बंद नहीं हुआ है ना। सब लोग नशा तो करते ही हैं, जो ड्रिंक करते हैं, जो उसकी बात मैंने किया था। और उसके बाद जो दुधारू पशु थे, जो पहले उनकी बलि दी जाती थी, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, बंद किया गया। हाँ, तो ऐसे कई से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग लेक्चर नंबर 5 में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखते हैं अब आर्टिकल, इसमें क्या दिया गया है। आर्टिकल जो 49 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है, जो आपकी स्टेट पॉलिसी है, वो ये भी तय किया गया है कि अगर स्टेट कोई नियम बनाती है, तो इन सब तत्वों को ध्यान में रखें। तो ये भी देखो क्या तत्व है, देखते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान वस्तु का संरक्षण करना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे आपका दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो हो गया, और लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया। तो ऐसे अनेक ऐतिहासिक स्थल और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो प्राचीन काल में बनाई गई थी, राइट, जो प्राचीन काल में बनाई गई थी, परंतु फिर भी आज उसकी देखरेख बाकायदा की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि ये मानते हैं लोग, मतलब ये मानना है कि ये हमारे प्राचीन काल का बना हुआ इमारत है, तो इसे संभाल के रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसका मजा ले सके, इसको जान सके, हाँ, समझ सके। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्थलें हैं, उससे कहीं ना कहीं ये ज्ञात होता है कि पहले के लोग कैसे शासन करते थे, कैसे यहाँ की व्यवस्थाएं थी। थोड़ा वो सब चीज़ें देखने के बाद ये पता चलता है कि पहले यहाँ पे कितना
तरह तरह के जो विभिन्न राजाएं थे किस तरीके से यहाँ पे राज किए हैं, कैसे कैसे वो अपने कार्य को करते थे। कहीं ना कहीं उनकी इमारतों में उनकी जो कलात्मक चीज़ें हैं, जो कला के तौर पर उनकी संस्कृति है, वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें देख कर ये अनुमान लगाया जाता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे शासन करते थे, क्या उनकी व्यवस्थाएं होती थी, रहन सहन कैसा होता था। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता को ही देख लो। तो कहने का मतलब इस पर ये कहा गया है कि आपका आर्टिकल जो 49 है वो ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले, मतलब जो राष्ट्रीय ऐसे इमारतें हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व रखने वाले जो ऐसी इमारतें हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखती हैं, हाँ, राष्ट्र के तौर पे। तो वो कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक, मतलब जो कला की दृष्टि से परिपूर्ण है, जो प्राचीन काल की जो इमारतें हैं, हाँ, जैसे कि ताजमहल ले लो। कलात्मक क्या है? ऐतिहासिक अभिरुचि, मतलब जो जिस वो इमारतें जिसमें लोग ऐतिहासिक अभिरुचि रखते हैं, ये सोचते हैं कि पुरानी बनाई हुई इमारतें हैं, है ना। तो या इंसान तो यही रख के जाता है देखने को। तो मीनार दिल्ली में जो बना है, लाल किला देख लो, ताजमहल देख लो, हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया देख लो, ये सब चीज़ें, और जो इंडिया गेट है उन सब का लोग क्यों जाते हैं देखने? ये यही सोचे जाते हैं ना कि ये पुरानी जो पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थल है, बहुत पहले बनाई गई थी, यहाँ पे जो राजाएं थे वो राज करते थे, वो बनाए थे, तो चलो देख के आते हैं कैसा होगा। जब दूर से देखते हैं लोग कहते हैं इतना अच्छा है, जब पास में जाएंगे तो कितना अच्छा दिखता होगा, हाँ, तो उसमें लोग रुचि रखते हैं तभी तो जाते हैं देखने। तो वही कह रहा है। और पता है जब लोग जाते हैं देखने ना, तो आप जानते हो कि उससे भी सरकार, जो गवर्नमेंट है उसको, उससे भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो क्यों नहीं उसको संभाल के रखेगी? भाई रखेगी, क्योंकि लोगों का उस पर इंटरेस्ट है, जाते हैं देखने। उसके लिए देखो ताजमहल जाते हैं देखने तो उसके लिए टिकट कटाना पड़ता है ना, वहाँ पैसे लगते हैं। और अगर अंदर घूमना हो लाल किले के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको उस टिकट वट की व्यवस्था करनी पड़ती है ना। तो उससे भी जो है बहुत से पर्यटक आते हैं ताजमहल देखो घूमने, तो उनसे भी पैसे लिए जाते हैं, है ना। तो उससे भी गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। तो इसलिए और यही सब सोच के तो स्टेट उसको यही सब सोच के तो स्टेट सब ये सारी व्यवस्थाएं कर दी है कि वो सब अगर सुरक्षित रखा जाएगा तो लोग तरह तरह के यहाँ पे आएंगे देखने आएंगे। तो भाई यहाँ पे जो आर्थिक रूप से उनको सहायता हो गवर्नमेंट को, कहाँ जाएगा, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सब देख के भी स्टेट पॉलिसी में बातें तय की गई हैं। तो कह रहा है कि आपको जो 49 है आर्टिकल कहता है स्टेट पॉलिसी कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले जो स्मारक हैं, जो भवन है, स्मारक हैं, वो सब चीज़ें, या फिर स्थानीय हो गया, जैसे दिल्ली स्थान ले लो, आगरा स्थान ले लो, या फिर स्थानीय हो गया, या फिर कोई वस्तु भी है, हाँ। जैसे कि अब जब आप इलाहाबाद में जाके देख लो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो कोट वो पहनते थे, उनकी कोट जाके इलाहाबाद में देखो जहाँ पे वो रहते थे, कितना अच्छा है। वहाँ पे उनके सारे जो पुराने उनके वस्त्र थे वो भी संभाल के कांच में कैद करके रखे गए हैं, और लोग उसको भी देखने के लिए जाते हैं। तो अभी उनको भी उसको देखने के लिए भी टिकट कटाने पड़ते हैं लोगों को। तो सोचो, तो वही कह रहा है, वस्तु हो या फिर स्थान हो या फिर भवन हो, इमारत हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो प्राचीन है, राष्ट्रीय तौर पे वो महत्व रखती है, तो और अगर वो लोग उसमें रुचि रखते हैं, इसको देखने के लिए जाते हैं, तो हाँ, ये भी स्टेट की दायित्व बनता है कि वो उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो करती भी है ना। तभी तो लोग अभी बचा के उसको रखा गया है, वो सारी चीज़ें जो पुरानी जो प्राचीन में थी, हाँ। तो यहाँ पे वही कह रहा है ताकि उसको संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, उसको मतलब देख रेख करना। तो स्टेट पॉलिसी ये भी तय करके रखी है आर्टिकल 49 में। अब आर्टिकल जो यहाँ पे 50 है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल जो 50 है ना, अनुच्छेद 50, ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अब यहाँ पे देखो ये जो व्यवस्थाएं हैं, अब मैं आपको विस्तृत में आपको बताऊंगी कि अब अगर हम बात करें कि कार्यपालिका क्या है और अगर हम बात करें कि न्यायपालिका क्या है, हाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका आर्टिकल नंबर जो 50 है वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अर्थात अलग करना। किससे अलग करना? तो कह रहा है जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करना, मतलब पृथक करना। पृथक मतलब क्या होता है? पृथक मतलब यही होता है ना कि अलग करना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये समझते हैं, अगर हम बात करें कि न्यायपालिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, हाँ, तो मैं आपको अभी बता दूँ, उसके बाद जो इसका चैप्टर आएगा उसमें आप विस्तृत रूप से पढ़ोगे। तो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका मतलब जो न्याय दिलवाती है। हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार देखने को मिलती है ना,
तो यहाँ पे क्या है, एक विधायिका होती है जो कानून बनाती है, और जो न्यायपालिका होती है वो न्याय दिलवाती है, और जो यहाँ पे कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, वो जो विधायिका जो भी नियम कायदा कानून बनवाती है वो इसको लागू करती है ना। तो उसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे इतना समझते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में ये व्यवस्था किया गया है कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग करना, मतलब अलग रखना, हाँ, उसको अलग रखना। कार्यपालिका अलग हो जाएगी और न्यायपालिका अलग हो जाएगी। कैसे होगी वो आगे हम बताएंगे। आर्टिकल 51 क्या है? आर्टिकल 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थल द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। अब मैं थोड़ा सा, जब मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात यहाँ पे जब उठी है तो थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत और चीन के मध्य में लड़ाई हुआ था, कोई मैटर था जिसका विवाद हुआ था, तो उसके बीच में इन्होंने पंचशील समझौता बनाया था जो 5 सिद्धांतों पर आधारित था। तो उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें तय की गई थी, और जो पंचशील सिद्धांत बनाया गया था वो भी इसी आधार पर बनाया गया था कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे शांति सुरक्षा कायम रहे, बनी रहे, और कोई भी देश किसी भी देश के प्रति आक्रोश की भावना ना रखे। हाँ, तो यही सब सोच के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, पंचशील समझौता भी बनाया था। सिर्फ यही बातें वहाँ पे थी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके। तो यहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी प्रावधान किया गया है इसको लेके, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो न्यायालय बनाए गए हैं, हाँ, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसका भी महत्व यही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुरक्षा जो है वो कायम रहे, बनी रहे। उसका भी महत्व ये, उसका भी मेन उद्देश्य यही था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और फिर उसके बाद में जो यहाँ पे पंचशील बनाया गया सिद्धांत, उसका भी यही मेन उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा प्रदान की जाए, शांति बनी रहे, ठीक है, ताकि फिर कभी भविष्य में ऐसे टकराव आपस में दूसरे देश के प्रति ना हो। वो भी, उसका भी उद्देश्य ही था। फिर तीसरा उद्देश्य भी देखो यहाँ पे दिया है। अब देखो स्टेट पॉलिसी में भी जो आपका आर्टिकल 51 है उसमें भी यही तय किया गया है क्या, कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति जो आपका जो आर्टिकल 51 है वो भी यही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कहे तो मतलब सिर्फ एक देश में ही नहीं, देश के बाहर की बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब देश के बाहर शांति कायम रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बीच न्यायपूर्ण, मतलब न्यायपूर्ण, कोई भेदभाव नहीं, हाँ, किसी भी तरह का नहीं, न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण, मतलब सम्मान के साथ संबंधों को बनाए रखना। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई देश एक दूसरे से संपर्क करता है, बनाता है, तो वो उसका ये दायित्व है कि वो सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेगा, हाँ, उस संबंधों को बनाए रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति, जो भी देश एक दूसरे से संधि करते हैं, हाँ, जो संधि करते हैं, जो विधि बनाते हैं एक दूसरे के प्रति, उन सभी विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर, उन सभी एक दूसरे के प्रति जो देश व्यवहार बनाता है, उन सभी संधियों के द्वारा, उन सभी विधियों को क्या करेगा, वो आदर प्रदान करेगा, हाँ, और आदर बढ़ाना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थल द्वारा, मतलब बीच में ही उसे क्या कर दिया जाए, समझौता कर दिया जाए, मध्यस्थल के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे कि दो देशों के बीच में टकराव हो रहा है तो कोई तीसरा देश जाके उसमें और आग में घी का काम करे, ऐसा नहीं करना है। तो वहाँ पे ये कह रहा है कि मध्यस्थल द्वारा निपटाने के मतलब अगर कोई भी देश आपस में लड़ रहा है तो उसका ये दायित्व है कि वो देश को समझाए, आपस में जो भी मैटर है उससे वो वहीं पे निपटा दे, तो उसको प्रोत्साहन देना है, ना कि वहाँ पे आग में घी का काम करना है, हाँ। तो यहाँ पे ये सब बातें थी। आई होप कि आपको आर्टिकल 49 और 51 समझ में आ गया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट आपके लेक्चर नंबर 7 के साथ मिलती हूँ, जिसमें आपका आर्टिकल राज्य की नीति निदेशक तत्व की बात ही करेंगे, लेकिन उसमें शॉर्ट में मैं लेके आऊँगी आर्टिकल 36 लेके 51 तक। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।